अब तक। वेदांत हंसकर बोला, ऐसा क्या? फिर तो अब से हम लोग भी इसी आवाज को सुनकर सोया और उठा करेंगे। बिल्कुल। वेदांत और किशोर बात करते रहे लेकिन अधिराज चुप था। अब वो भी पैसेंजर सीट पर बैठ गया। गाड़ी आगे चल पड़ी। अब आगे। वेदांत गाड़ी चलाते हुए बोला, वैसे चाचा, हमारा लड़का लड़कियों को नहीं देखता, लड़कियां इसको देखती है। अभी भी ये नज़ारे देख रहा होगा, लड़की तो दूर दूर तक नहीं है। हाँ, अगर मेरे लायक कोई हो तो मुझसे आप बिना शर्माए बात कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा। किशोर हल्का हंस दिए। अधिराज अभी भी रियर मिरर से पीछे देखे जा रहा था। अभी भी वो उस लड़की की एक झलक पाने की कोशिश में था। उसे पीपल का पेड़ तो दिखाई दे रहा था और बाकी लड़कियां और बच्चे भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो लड़की कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। पहले भी उसने बस कपड़े देखे थे, चेहरा नहीं। निराश सा होकर वो सामने देखने लगा। पता नहीं क्या हो गया था जिससे वो बेताब सा हो उठा था। अब बस उसे उस लड़की को देख पाने की तलब थी। कुछ देर बाद किशोर उन्हें लेकर एक सरकारी आवास के बाहर पहुंच गए। घर की मेंटेनेंस अच्छी थी। पिछले अफसर को गए ज्यादा समय नहीं बीता था। घर के चारों तरफ गार्डन बनाया हुआ था जिसमें रंग बिरंगे फूल भी थे। शाम के अंधेरे में उनकी सुंदरता निखर कर बाहर तो नहीं आ रही थी लेकिन छुपी हुई भी नहीं थी। एक कामगार ने आकर गाड़ी से उनका सामान उतारा और घर के अंदर लेकर चला गया। किशोर बोले, रात का खाना मैं भिजवा दूंगा, आप लोग आराम कीजिए और कल से हर काम के लिए आदमी भी आ जाया करेगा। आप लोगों को किसी भी काम के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी। धन्यवाद कहकर अधिराज ने हाथ जोड़े फिर घर के अंदर चला गया। वेदांत ने भी किशोर को हाथ जोड़े और अंदर निकल गया। किशोर वहीं खड़े दोनों को जाते देखने लगे। क्या एक बार फिर पहले जैसे ही लोग होंगे या इस बार कोई रक्षक भी गांव में आएगा? बोलते हुए उसकी आवाज में उम्मीद और शक दोनों था। अधिराज और वेदांत घर के अंदर आए तो देखा कि घर काफी अच्छा था। सबसे पहले एक बैठक थी जिससे सभी कमरों में दरवाजे खुलते थे। इनमें 2 कमरे से और एक रसोई और साथ ही एक डिनिंग एरिया भी था। आते ही वेदांत सोफे पर लेट गया और बोला, आज तो मैं बहुत थक गया, अब तो सीधा बस सो जाऊंगा घोड़े बेचकर। बस पहले खाना मिल जाए, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। बोलकर अधिराज अपना सामान लिए एक कमरे की तरफ बढ़ने लगा तो वेदांत बोला, रुक जा, तू उस कमरे में नहीं जाएगा। वो कमरा मैं लूंगा, क्योंकि अंदर आते वक्त वो मेरी बाईं तरफ था और तू तो जानता ही है कि मेरा बायां मेरे लिए लकी है। अधिराज ने कुछ पल उसे घूरा और बोला, ये क्या बचकानी हरकत है, चुपचाप दूसरे कमरे में चला जा। नहीं अधिराज, मैं उसी कमरे में जाऊंगा और वही मेरा कमरा होगा। तू चुपचाप दूसरे कमरे में जा, कोई फायदा नहीं बहस करके। बोलते हुए अधिराज दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया। वेदांत भी उठा और अपना सामान लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में आया तो देखा कि वहां सिंगल बेड था। एक खिड़की थी जो साथ वाली घर की बिल्डिंग की तरफ खुलती थी। साथ ही एक अलमारी थी और एक चेयर टेबल रखा हुआ था। अधिराज भी अपने वाले कमरे में गया तो देखा कि वहां डबल बेड था। बड़ी सी अलमारी थी और बुक शेल्फ के साथ एक स्टडी टेबल था जिसके ऊपर लैंप रखा था। वहीं कमरे के साथ ही वॉशरूम और बाथरूम भी अटैच्ड थे। दरवाजे से दूसरी तरफ एक खिड़की थी जिसके ऊपर सफ़ेद पर्दे लगाए हुए थे। अधिराज ने जाकर खिड़की खोल दी तो ठंडी हवाएं अंदर आने लगी। खिड़की से गांव नजर आता था। रात में गांव के घरों में जलती रोशनी ही नजर आ रही थी, लेकिन वो भी काफी सुकून भरा दृश्य था। अधिराज ने अपनी कमीज उतार दी और बेड पर रख दी। अब वो बनियान में था। उसका सुडौल बदल उभर कर दिखाई दे रहा था। अगले ही पल वेदांत कपड़े बदलकर अंदर आया तो उसका मुंह बड़ा सा खुल गया। इतना बड़ा कमरा, पर मुझे तो छोटा दिया है, और यहाँ तो बाथरूम और वॉशरूम भी अटैच्ड है। बोलते हुए वो दोनों दरवाजे खोलकर देखने लगा। अधिराज ने गहरी सांस ली और बोला, तुझे दिया नहीं गया, तूने खुद वो कमरा चुना है, क्योंकि तेरा लेफ्ट बहुत लकी है। वेदांत ने सुना तो उसका मुंह उतर गया। ये क्या बात हुई, अब तू मुझे चिढ़ा भी रहा है? मुझे भी ऐसा कमरा चाहिए। तू ऐसा कर, तू उस कमरे में चला जा, मैं यहाँ आ जाऊंगा।
गुड आइडिया, बोलते हुए अधिराज मुस्कुरा दिया। उसका जवाब सुनकर वेदांत की आंखें भी चमक उठी। क्या सच में? उसने बात पक्की करने के लिए पूछा। अधिराज बोला, हाँ हाँ, बिल्कुल बात पक्की। एक काम कर, उल्टा घूम और दरवाजे से बाहर चलता बन। और मुड़कर कमरे की तरफ मत देखना। वेदांत ने सुना तो मुंह लटका लिया। कितना जलता है तू मुझसे? कैसे कमरे के लिए लड़ रहा है? अधिराज ने उसकी बात पर बस सिर हिला दिया। अधिराज ने अपने कपड़े लिए और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। वेदांत अफसोस करता हुआ वहीं बैठा रहा। ये यहाँ आकर मेरा लाफ्ट क्यों रॉन्ग हो रहा है? इसके लक को क्या हो गया? वैसे तो हमेशा काम करता था, कहीं ये जगह मनहूस तो नहीं? बोलते हुए वो कमरे में नजरें दौड़ाने लगा। ये कमरा उसे भाग गया था, लेकिन अब ये उसे नहीं मिलने वाला था, क्योंकि दूसरे कमरे में जाने की जिद उसी की थी और अब अधिराज भी ये कमरा उसको देने नहीं वाला था। कुछ देर बाद दोनों का खाना आया तो दोनों ने खाना खा लिया। डाइनिंग में बैठे हुए ही वेदांत बोला, मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है, मैं चला सोने। शुभ रात्रि कहकर वो निकल गया। अधिराज भी अपनी जगह से उठा और टहलने के लिए बाहर चला आया। रात की ठंडी हवा के झोंके उसके बालों को सहलाने लगे। घर के बाहरी परिसर में जो छोटी हरी घास का मैदान था, वहां तो लाइट से रोशनी थी, लेकिन उसके बाहर की सड़क पर अंधेरा पसरा हुआ था। आसपास के घरों से हल्की फुल्की आवाजें आ रही थी। लोग अभी सोए नहीं थे। अच्छी जगह है, शांति है यहाँ। शहर के शोर से दूर एक दुनिया जहाँ सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है। बोलते हुए उसे दोपहर में लड़की का गाना याद आ गया। उसे नहीं देख पाया मैं, पर देखना जरूर चाहूंगा कि कौन है इतनी प्यारी आवाज की मल्लिका। बोलते हुए उसने आसमान के चांद की तरफ देखा। चांद सी होगी क्या? दूर से तो समझ में नहीं आई, शायद पास जाकर समझ जाऊं। बोलते हुए उसने सिर झटका और बोला, घर कर गई है दिमाग में, थोड़ा सड़क पर टहलकर आता हूँ। बोलते हुए वो बाहर निकल गया। आसपास देखते हुए वो थोड़ा ही आगे आया था कि तभी सामने से एक लड़की भागते हुए आए और उससे टकरा गई। अधिराज ने उसे बाहों में थाम लिया। लड़की ने भी उसकी सुडौल बाजुओं पर हाथ रख दिए। अंधेरे में अधिराज उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था और ना ही लड़की को वो दिखाई दे रहा था, लेकिन इतना अधिराज महसूस कर पा रहा था कि लड़की बहुत तेज भागते हुए आई थी और उसकी सांसें भी बहुत तेजी से भागे जा रही थी। उसकी सांसों की सिहरन भी अधिराज अच्छे से महसूस कर पा रहा था। छोड़िए हमें, बोलकर लड़की ने अपने आप को उससे अलग किया और जल्दी से वहां से भाग गई। अधिराज उस लड़की को पलटकर देखने लगा। वो हवा की तरह भागती हुई आई और फिर चली भी गई। उसके भागने से उसके पैरों से आती पायल की आवाज अधिराज को अभी भी सुनाई दे रही थी। वहां इतनी रोशनी तो थी कि अधिराज छाया देख सकता था। भागती हुई लड़की का लिबास उसे समझ में आ रहा था। उसने घाघरा चोली पहना हुआ था और दुपट्टा भी पीछे की तरफ लहराता जा रहा था। वो वहीं खड़ा लड़की को भागते देखता रहा। इतनी जल्दी में क्यों थी? ट्रेन छूट रही थी क्या? बोलते हुए अधिराज ने सिर हिलाया और घर की तरफ वापस चला आया। कमरे में आया तो देखा कि उसकी शर्ट पर एक लंबा बाल लगा हुआ था। खुद भाग गई पर बाल छोड़ गई, बोलकर उसने बाल हटाया और बेड पर लेट गया। अपनी कमीज से उसे एक अलग खुशबू आने लगी जो उस लड़की के करीब आने से आई थी। खुशबू से अधिराज के होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। उसने आंखें बंद की और सो गया। अगली सुबह, आज रविवार था तो अधिराज और वेदांत कहीं नहीं गए थे। सुबह सुबह ही एक खाना बनाने वाला और सफाई करने वाला वहां आ चुका था। अधिराज बाहर लॉन में कुर्सी पर बैठा गोदान पढ़ रहा था। साहित्य में उसकी अच्छी खासी रुचि थी। वो पढ़ने में मगन था कि तभी सफाई वाला उसके पास आया और एक पायल दिखाते हुए बोला, ये पायल आप लोगों की है क्या? उद्धरण चिन्ह। अधिराज पायल की तरफ देखने लगा। तभी वेदांत चाय पीते हुए वहां आया और बोला, हम क्यों पायल पहनेंगे? दिखाई नहीं देता क्या, लड़के हैं? सफाई वाला बोला, नहीं साहब, वो मुझे लगा कि शायद आपके साथ कोई लड़की आई हो और उसकी गिर गई हो। अधिराज ने लड़की का जिक्र सुना तो उसे रात की याद आ गई। रात वाली लड़की ने भी पायल पहनी थी
और शायद उसी की पायल गिर गई थी। सोचते हुए अधिराज ने हाथ आगे बढ़ाया और बोला, यहाँ 2 पायल, जिसकी है उसको मिल जाएगी। सफाई वाले ने उसे पायल थमा दी और चला गया। वेदांत एक आईब्रो ऊपर उठाकर उसे देखते हुए बोला, तू कैसे ये पायल किसी को वापस करेगा? अधिराज ने उसे देखा और बोला, शायद तू भूल रहा है हम पुलिस वाले हैं वेद। ओ हाँ, खोया सामान लौटाना और छानबीन करना तो हमारा ही काम है। हम इस पायल वाली को ढूंढ ही लेंगे, बोलकर वो वहीं रखी दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। अधिराज ने पायल को हाथ में कसकर पकड़ा और वापस से किताब पढ़ने लगा। वेदांत ने उसे देखा और बड़बड़ाते हुए बोला, किताबी कीड़ा, बोलकर वो अपना फोन चलाने लगा। तेरी रील्स से काफी अच्छा है ये। हाँ, रील्स से कैसे अच्छा है? पता भी है कितनी अच्छी अच्छी वीडियोस आती है इसमें। अच्छा, और उनमें से कितनी तुझे सीख देती हैं या किसी काम की होती हैं? उद्धरण चिन्ह। अब सीख तो सभी देती हैं, चल एक सीख बता दे, बोलकर अधिराज उसे देखने लगा। हाँ वो बोलते हुए वो रुका और सोचने लगा। कुछ याद न आने पर उसने कहा, मेरी छोड़, तू ये बता कि तुझे ये साहित्य की किताबें पढ़कर क्या मिला? उद्धरण चिन्ह। शांति, कुछ एहसास जो बताए नहीं जा सकते, सच्चे प्यार की समझ, सही रास्ते का ज्ञान और लोगों की पहचान। बस समझ गया। बहुत कुछ मिलता है किताब से। दिल किया तो मैं भी पढ़ूंगा। अधिराज तिरछा मुस्कुरा दिया। दोपहर में किशोर दोनों को गांव घुमाने ले गए। गांव बहुत खूबसूरत था। गांव के नदी झरनों से लेकर स्कूल मैदान सब किशोर ने दोनों को दिखाए। आखिर में एक बड़े से बाजार में वो लोग गए जहां खूब चकाचौंध थी। लगभग हर तरह की जरूरत और फैशन का सामान था, और सबसे ज्यादा खास था वो बंजारा जिसके पास महिलाओं की बहुत भीड़ थी और सब रंग बिरंगी चूड़ियां खरीद और पहन रही थी। तभी अधिराज की नज़र एक लड़की के ऊपर गई जो भीड़ से अलग खड़ी थी और वहीं एक दुकान पर लगे गजरे को काफी वक्त से देख रही थी। सादा सा लिबास था और लंबे बालों की चोटी बनाई हुई थी। आंखों में गजरे के लिए लालसा थी और वो उसे देखकर मुस्कुरा भी रही थी, लेकिन आगे बढ़कर लेने की कोशिश नहीं कर रही थी। हाथ में मटकी पकड़ी हुई थी जिसे कमर से टिकाया हुआ था। अधिराज की नज़र उसके ऊपर ठहर सी गई। मासूम सा चेहरा जैसे उसकी आंखें ठहरा चुका था। वेदांत बोला, क्या होता है लड़कियों को इतना सजने संवरने का? अपना तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लड़के मस्त होते हैं यार, कोई झंझट नहीं इन सब का। बस मुंह धो लो और हो गया मेकअप। लड़कियां इसको झंझट नहीं मानती साहब, ये इनका शौक होता है। रंग बिरंगी चूड़ियां जहां दिखती है वहां खरीदने या देखने चली ही जाती हैं। किशोर ने हंसकर कहा और अधिराज को देखते हुए बोले, इस बारे में आप क्या कहते हैं अधिराज बाबू? अरे इससे क्या पूछ रहे हैं आप? इसको इन सब से क्या ही मतलब होगा? इसको बस अपने काम से मतलब है। जहां गुंडे दिखे मार धाड़ शुरू कर सकता है, पर लड़कियों के सजने संवरने से इसको कोई मतलब नहीं है, वेदांत ने कहा। तो किशोर बोले, ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ तो राय होगी इनकी भी। बताइए ना साहब। अधिराज ने उस लड़की की तरफ देखा और बोला, लड़कियां श्रृंगार ना करे तो अधूरा है संसार। मैं नहीं कहता महंगा मेकअप लेकर ही श्रृंगार किया जाए, लेकिन चूड़ियां पहनना, पायल पहनना, बिंदी लगाना, ये सब सुशोभित करता है लड़कियों को। अगर एक लड़की ये सब छोड़ दे तो बेरंग सा हो जाएगा सब कुछ। लड़कों को तो ऐसे शौक वैसे भी नहीं होते, और जिनको होते हैं उनका मजाक बनाने लगते हैं। पर ये अटूट हिस्सा है हमारे जीवन का। लड़कियां सजी संवरी बहुत अच्छी लगती हैं। किशोर ने सुना तो मुस्कुरा दिए और बोले, ये बात तो माननी पड़ेगी। घर में रंगीनी आती ही लड़की से है और उसको सजता संवरता देख आदमी अपने आप ही खुश रहता है। बस ज्यादा पैसा ना खर्च करवा दे, उन्होंने कहा तो तीनों ही हंस दिए। तीनों गाड़ी से नीचे उतरे और किशोर जी उन्हें बाजार में लेकर जाने लगे। उनका रास्ता दूसरा था और चूड़ियां वाली जगह दूसरी तरफ थी। वेदांत और किशोर जी आगे निकल गए, पर ना जाने क्यों अधिराज अभी भी रुककर उसी गजरे को देख रही लड़की को देख रहा था। तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ी। ईरा, कोई जोर से चिल्लाया था। उसी वक्त अधिराज का फोन रिंग करने लगा।
उसका ध्यान फोन पर चला गया। उसने स्क्रीन की तरफ देखा, फिर फोन उठाकर कान से लगा दिया। सामने से एक आवाज आती रही और अधिराज बिना किसी भाव के सुनता रहा। साथ ही उसकी नज़र सामने भी घूम रही थी। अभी तक जो लड़की उसे कुछ दूरी से दिखाई दे रही थी, वो अब वहां नहीं थी। अधिराज फोन कान से लगाए उसी तरफ चला गया। चूड़ियों की दुकान के पास अभी भी लड़कियों का झुंड था, लेकिन अधिराज को अब वो लड़की वहां नहीं दिखाई दे रही थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो अधिराज पलट गया। किशोर जी खड़े थे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ सिर्फ लड़कियों का सामान मिलता है, लड़कों का कोई काम नहीं है। अधिराज ने बस सिर हिला दिया और फोन कान से लगाए ही वहां से निकल गया। किशोर भी उसके पीछे ही चल दिए। गांव में घूमते हुए उन लोगों को शाम हो चली थी। किशोर ने एक टपरी पर चाय का ऑर्डर दे दिया। अधिराज की नज़र उसी पीपल के पेड़ पर गई जो ऊंची पहाड़ी पर था। आज भी वहां कुछ लड़कियां इकट्ठी थी। आज गाने की आवाज क्यों नहीं आ रही? मन में बोलते हुए वो गाने के इंतजार में था, लेकिन कोई गाना नहीं सुनाई दिया। तभी मंदिर से आरती की आवाज आने लगी। अधिराज ने एक ही बार में पहचान लिया कि ये कल वाली लड़की की ही आवाज थी। उसने झट से किशोर से पूछा, ये मंदिर में आरती वो कल गाना गाने वाली लड़की ही गा रही है क्या? उद्धरण चिन्ह। अरे वाह, बड़ा जल्दी पहचान गए आप तो। वही लड़की गा रही है। बड़ा मधुर गाती है। जी चाहता है कि बस सुनते रहें। आप कहें तो आरती में शामिल होने चलें। उद्धरण चिन्ह। इसमें पूछने की क्या बात है? चलिए, अधिराज ने कहा तो तीनों मंदिर की ओर बढ़ गए। तीनों मंदिर में आए तो वहां काफी भीड़ थी। तीनों सबसे आखिर में खड़े थे। अधिराज आगे आरती गा रही लड़की को देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन देख नहीं पाया। लड़की के सिर पर रखा लाल रंग का दुपट्टा उसे हल्का नजर आ रहा था, लेकिन वो उसके लिए काफी नहीं था। उसके ना दिखाई देने पर वो भीड़ के कम होने का इंतजार करने लगा। आरती खत्म हुई और एक लड़की आरती की थाल लिए सबको आरती देने लगी। धीरे धीरे भीड़ भी कम होने लगी। किशोर बोले, अब आप लोग चाहें तो घर चले जाएगा। मैं यहाँ कुछ देर जाप करने के बाद घर जाऊंगा। जी, अधिराज ने कहा तो वो आगे चले गए। लड़की आरती की थाल लिए अधिराज और वेदांत के पास आई तो वेदांत उसे सिर टेढ़ा करके देखने लगा। लड़की ने उसे देखकर आरती की थाली की तरफ इशारा किया तो वेदांत झेपसा गया और आरती ले ली। लड़की अधिराज के पास आई तो उसने भी आरती ली और बोला, अभी आरती आप ही गा रही थी क्या? उद्धरण चिन्ह। जी नहीं, वो मैं नहीं गा रही थी, वो तो ईरा थी। ईरा? अधिराज दोहराए बिना रह नहीं पाया। यही नाम उसने दोपहर में भी सुना था। वो उसके बारे में पूछना चाहता था, लेकिन अब तक वो लड़की आगे निकल गई थी। अब कहाँ मिलेगी ईरा? बोलते हुए अधिराज ने अगल बगल देखा, लेकिन वो भला ईरा को कैसे ढूंढता? उसने तो उसे देखा ही नहीं था। बस दूर से एक धुंधली सी झलक देखी थी और शायद सामने आने पर भी वो ईरा को पहचान नहीं सकता था। तभी एक लड़की वहां से जाने लगी तो अधिराज बोला, ईरा कहाँ होगी? उद्धरण चिन्ह। वो तो अपने घर चली गई, बोलकर वो आगे बढ़ गई। घर चली गई बोलते हुए वो निराश सा हो गया। चल वेद, बोलकर वो मंदिर से बाहर आकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। वेदांत अभी भी वहीं खड़ा था। अगर ये पलटी तो मतलब मेरे प्यार में गिरी और इसको पलटना होगा, बोलते हुए वो अभी भी उस लड़की को देखे जा रहा था। पलट पलट, अरे पलट ना, बोलते हुए उसने कुछ देर इंतजार किया और फिर भी वो नहीं पलटी तो उसने पास के पिलर पर लगी फूलों की माला के बीच से फूल निकालकर उस लड़की की तरफ फेंक दिया। फूल उस लड़की को लगता, इससे पहले ही वो आगे निकल गई और फूल सामने खड़े पहलवान को लग गया। उसने गुस्से से पलटकर देखा तो उसकी नज़र वेदांत के ऊपर चली गई। वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। अरे बाप रे, बोलते हुए वेदांत जल्दी से मंदिर से नीचे भाग गया। ओठ में छिपकर उसे देखती हुई वो लड़की मुंह पर हाथ रखकर हंस दी। वेदांत जल्दी से आकर गाड़ी के अंदर बैठ गया। अधिराज ने उसे हौंफते देखा तो पूछा, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। अरे कुछ नहीं यार, बस निशाना गलत लगा दिया। अब तू जल्दी चल वरना मैं निशाना बन जाऊंगा,
बोलकर उसने मंदिर की सीढ़ियों की तरफ देखा तो वो पहलवान अभी भी जल्दी जल्दी उसी की तरफ आ रहा था। अधिराज उसके हाव भाव देखकर और पहलवान को देखकर समझ गया था कि क्या हुआ होगा। उसने हल्का मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। अगले ही पल उसने गाड़ी आगे चला दी। भाग समाप्त। कैसे मिलेगा अधिराज हीरा से, जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी लगी तुमसे मन की लगन। मिलते हैं अगले भाग में।